Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss whenever you write some piece of code in PySpark, internally how it works. And then I will explain you why we should avoid the user defined function in PySpark. उसके क्या कॉन्स होते हैं, चलिए इन बातों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने देखा होगा कि PySpark का कोड हम लोग कैसे करते हैं कि पहले हम लोग को रीड करना होता है डेटा, राइट। फिर आप क्या करते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो लाइक दिस, उसके बाद कुछ आप एक्शन हिट करते हो, ठीक है। सपोज करो एक डमी हमारे पास, ये हमारे पास PySpark का कोड है, ठीक है। तो इंटरनली कैसे ये वर्क करता है पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे, ओके। तो देखो यार, जो स्पार्क हमारा है, स्पार्क की जो लाइब्रेरीज है वो सारा स्पार्क जो है इंटरनली वो स्केला कोड पे रिटर्न है, स्केला लैंग्वेज पे रिटर्न है। ये मींस इसके सारे लाइब्रेरीज और फंक्शनैलिटीज वो स्केला कोड में लिखा हुआ है। और जब भी आप इंटरनली स्पार्क क्या हमारे पास ये इंजन है, जब भी आप कुछ कोड लिखते हो आइदर आर में या पाइथन में या फिर जावा या स्केला में, वो इस पे रन होता है। मींस स्पार्क इंजन इसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। और स्पार्क किसमें लिखा है, स्केला में लिखा है। और स्पार्क के पास क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है। तो जब भी आप स्केला का कोई कोड लिखते हो, ठीक है, तो इवेंचुअली वो किस पे रन करेगा, जेवीएम पे रन करेगा। अगर आप जावा में कोई कोड लिखोगे वो भी इवेंचुअली जेवीएम पे रन होगा, क्योंकि स्पार्क के पास जावा वर्चुअल मशीन होता है। और जब भी आप कोई आर या पाइथन या जावा, इसका हमारे पास एपीआई अवेलेबल होता है। एपीआई इन द सेंस कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको पाइथन में लिखो या आर में लिखो, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो, और वो इंटरनली फिर इसके साथ मैप करके वो क्या करेगा, वो स्केला या जावा में इसका मैपिंग होगा, जावा ऑब्जेक्ट्स में। जब भी आप पाइथन का कोई कोड लिखोगे वो जावा ऑब्जेक्ट में उसका मैपिंग होगा या फिर स्केला ऑब्जेक्ट में, उसके बाद वो जावा वर्चुअल मशीन पे रन करेगा, कंपैटिबल हो पाएगा। तो ये है पहली बात, ये पहला प्रोसेस आपको बता दिया। ये एपीआई जो हमारे पास अवेलेबल है आर का या पाइथन का, वो इस वजह से ताकि कोड हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जावा या स्केला जो है ना वो इंटरऑपरेबल होता है। मींस जावा में अगर आप लिख रहे हैं तो जावा क्या कर सकते हैं, स्केला के फंक्शंस और लाइब्रेरीज को यूज कर सकता है। एट द सेम टाइम स्केला भी ऐसा कर सकता है। तो ये काफी इंटरऑपरेबल होता है। इसी वजह से ये जो है हम देख रहे हैं कि जब भी स्पार्क के पास क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्यों होता है, क्योंकि स्पार्क तो स्केला में लिखा हुआ है। तो स्केला कोड जो है वो इंटरऑपरेबल हो सकता है जावा में आसानी से। इसी वजह से हमारे पास स्पार्क किस पे रन होता है, जावा वर्चुअल मशीन पे रन होता है। तो इतना सारा फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कि जब हम ये कोड लिखते हैं पाइथन में, पायस्पार्क में, तब क्या होता है। तो तब ये होता है दोस्तों कि जब हमारे पास ये पायस्पार्क का डेटा फ्रेम होता है इस तरीके से, तो ये क्या करता है, हमारे पास py4j नाम का एक लाइब्रेरी होता है। वो क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है। बेसिकली py4j एक लाइब्रेरी है पाइथन का, वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है जावा वर्चुअल मशीन के साथ, ठीक है। तो जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हो, फिल्टर या समथिंग, तो उस पॉइंट पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। आपने पढ़ा है कि लेजी इवैल्यूएशन होता है स्पार्क में, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हो तो एट द टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है वो, बल्कि एक डैग बनाता है। डैग बनाता है मतलब पहला सेलेक्ट हो गया हमारे पास, फिर दूसरा डैग बनाएगा, फिल्टर हो गया,
फिर बनाएगा शो हो गया। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाता है इस तरीके से। इसी को अपन बोलते हैं लॉजिकल प्लान। तो जब भी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हो ना, तो ये क्या करता है, पाइथन का जो एपीआई है वो पाई4जे की मदद से, हेल्प से वो जेवीएम के साथ इंटरेक्ट करता है और एट द सेम टाइम वो लॉजिकल प्लान बनाता है, वो भी अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व का कहने का क्या मतलब है कि सिंपली ये बताता है कि भाई यहाँ पे एक सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक फिल्टर हो रहा है और कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, बस एक प्लान बनाता है जो डैग हम जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब जब एक्शन हिट होता है मेरे दोस्तों, एक्शन हिट होता है, तब क्या करता है, जेवीएम के पास ये प्लान तो होता ही है कि क्या क्या होने वाला है जो डैग है, बट ये अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व का कहने का मतलब है इसके पास कोई ऑप्टिमाइज्ड ये कुछ अपना लॉजिक नहीं लगाया है अभी तक जेवीएम। तो अब क्या होता है, अब ये देखता है कि टेबल में कॉलम का क्या टाइप है, डेटा टाइप क्या है। तो अब ये क्या करेगा, ये इसमें डेटा टाइप असाइन करेगा। प्लान कुछ इस तरीके से होता है, फिल्टर, सेलेक्ट, कॉलम 1, कॉलम 2। तो अब ये क्या करेगा, अनरिजॉल्व जो प्लान था हमारे पास ये वाला, अब ये अनरिजॉल्व प्लान को क्या करेगा, रिजॉल्व प्लान बनाएगा। अनरिजॉल्व से क्या करेगा, रिजॉल्व प्लान बनाएगा। रिजॉल्व प्लान में क्या होगा, इसका डेटा टाइप हम लोग इंफर कर देंगे कि कॉलम 1 है इंट, कॉलम 2 है स्ट्रिंग। अब ये डेटा टाइप डिफाइन होगा, फिर ये भी लिखा जाएगा अच्छा कॉलम 3 नलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल के मेटा डेटा को लेके ये क्या करेगा, उसको और फर्दर ऑप्टिमाइज करेगा कि अच्छा ये डेटा टाइप इसका ये है और ये नलेबल है। इसको अपन बोलते हैं लॉजिकल प्लान। से हम लोग किधर किस तरफ गए, रिजॉल्व लॉजिकल प्लान। रिजॉल्व लॉजिकल प्लान, ये था अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान। आपने समझा, जब भी आपने सबमिट किया, जब भी आप कोड लिख रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बस अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान बनते जा रहा है यूजिंग पाई4जे। ठीक है, जेवीएम में। और जब रिजॉल्व प्लान बन गया हमारे पास, तो अब जब हम एक्शन ट्रिगर किए ना, एक्शन ट्रिगर किए, तभी ये क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन भी ट्रिगर होता। मतलब एक्शन आप ट्रिगर किए तो अनरिजॉल्व से रिजॉल्व बना, जब आप लिख रहे थे तो अनरिजॉल्व था, जब आप एक्शन हिट करोगे तो क्या करेगा, रिजॉल्व लॉजिकल प्लान बनेगा। ठीक है, रिजॉल्व लॉजिकल प्लान बनेगा। तो हमने देखा कि जब आप एक्शन हिट करते हो तब ये रिजॉल्व लॉजिकल प्लान जो है, जिसमें हमारे पास मेटा डेटा था सारे कॉलम्स का, क्या डेटा टाइप है, नलेबल है, इसके बाद इसका टाइम आता है ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर क्या करता है, सर्टेन ऑप्टिमाइजेशन करता है। जैसे एग्जांपल में है कॉलम प्रूनिंग। वो बोलेगा कि भाई पहले आप समझ लो, पहले आपने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया, सारे कॉलम्स को उठाया। ठीक है, पहले वाले में, पहले ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जब रीड किया आप डेटा को, तो ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आप कॉलम प्रूनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा ना करके जब आप सोर्स से सारा कॉलम को रीड कर रहे हो ना, ये कॉस्टली ऑपरेशन है, तो उसी टाइम ये कॉलम प्रूनिंग कर देगा। ठीक है, जब आप सोर्स से रीड डेटा कर, मतलब स्नोफ्लेक से डेटा रीड कर रहे हो या फिर S3 से डेटा रीड कर रहे हो, उस टाइम पे ही सोर्स पे ही प्रूनिंग कर देगा। कॉलम प्रूनिंग हो गया। उसके बाद अगर आपने बाद में कोई फिल्टर लगाया है, रीड करके आप क्या करो, डेटा फ्रेम में df फिल्टर लगाते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वहां पे नहीं करेगा, इसको ऑप्टिमाइज करेगा और सोर्स पे ही प्रूनिंग कर देगा। मींस इसको बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट पुश डाउन। मींस जो फिल्टर है हमारा वो सोर्स पे ही लगेगा। अब अगर आप स्नोफ्लेक से उठा रहे हो तो वेयर कंडीशन वहीं पे लग जाएगा, तो कम डेटा को ट्रांसफर करना पड़ा ओवर द नेटवर्क। यही ऑप्टिमाइजेशन है जो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर कर रहा है। कॉलम्स फिल्टर करना, मतलब रेलेवेंट कॉलम्स को ही उठाना, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को ही उठाना बाय यूजिंग वेयर फिल्टर, इसी को प्रेडिकेट पुश डाउन बोलते हैं। फिर आता है कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग क्या करता है कि अगर कहीं पे 2 + 3 है तो इसको इस एक्सप्रेशन को
अपन रिजल्टिंग एक्सप्रेशन से लिख दें, मतलब रिजल्टिंग एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके वहां पे इसको रिप्लेस कर दें। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। नल एक्सप्रेशन, कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा नल वैल्यू दे रहा है तो इसको पहले इवेल्युएट कर लो, ठीक है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन में से। तो इस तरीके का ये सारा ऑप्टिमाइजेशन करता है कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। कॉलम प्रोनिंग, प्रेडिकेट पुश डाउन, कांस्टेंट फोल्डिंग, नल एक्सप्रेशन और रीऑर्डरिंग ऑफ जॉइन। रीऑर्डरिंग ऑफ जॉइन मींस आप जॉइन जैसे आप किए हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है, ताकि हमारे पास मतलब कम ज्वाइन करना पड़े और हमारे पास इक्विवेलेंट लाइक सेम रिजल्ट आए। तो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन करता है कौन? कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, जब आप एक्शन हिट करते हो तब, ठीक है। तो हमने देखा अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान था जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखे, फिर रिजॉल्व लॉजिकल प्लान बन गया। और ये सारा काम कहां से हो रहा है? पाई4जे से हो रहा है, क्योंकि जेबीएम कॉम्पेटिबल है। ये सारे फंक्शन जो आप लिखते हो विथ कॉलम या फिर फिल्टर या फिर सेलेक्ट, ये सारा क्या है? रैपर है, पाइथन का रैपर है, ठीक है। किस पे? जावा ऑब्जेक्ट पे। तो जेबीएम को ये चीज समझ में आ रहा है पाई4जे के थ्रू, ठीक है। तो रिजॉल्व लॉजिकल प्लान बना, उसके बाद क्या हुआ? ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान बना। हमने देखा कैटलिस्ट ऑप्टिमाइज इसको करेगा और लॉजिकल प्लान बनाएगा। फिर इससे बनता है फिजिकल प्लान। फिजिकल प्लान का मतलब है कि भाई क्या क्या कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये फिजिकल प्लान बनेगा। उसके बाद आता है होल स्टेज कोड जनरेशन, WSCG। अब आता है जब आपका जो कोड है, जो पाइथन में जो लिखा हुआ था पाइस्पार्क में, उसको ये करेगा इवेंचुअली जावा ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा सारे को। मींस जावा में कोड लिखेगा, सोर्स कोड अब क्या होगा? जावा में रिटर्न होगा। ये होता है होल स्टेज कोड जनरेशन। जब जावा में हो जाएगा तब क्या होगा? जेवीएम जो है इसको मींस इसको फिर जावा बाइट कोड में चेंज करना होगा और जेवीएम के थ्रू इसको जावा बाइट कोड में चेंज होगा ये, ठीक है। ये होता है एक्चुअल प्रोसेस, होल स्टेज कोड जनरेशन। इसके बाद और ये जावा बाइट कोड में चेंज होगा और ये रन करेगा जेवीएम के थ्रू, ठीक है। इसको आप मतलब डिफाइन कर लेना, ठीक है। तो ये जावा बाइट कोड में चेंज होगा। जावा बाइट कोड में चेंज होने के बाद जेवीएम पे रन होगा और इवेंचुअली आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये कलर सही है। तो जावा बाइट कोड में चेंज होगा और जेवीएम पे रन होगा, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेना, देख लेना, ठीक है। अल्टीमेट ये है तुम्हारा तरीका कैसे काम करता है इंटरनली, ठीक है। तो और दूसरी बात, जो जावा बाइट कोड होता है ना यार, वो जावा बाइट कोड एफिशिएंट होता है। कैसे एफिशिएंट होता है? तो इसमें जो अल्टीमेट है जावा बाइट कोड जो हमारा होता है, ठीक है, तो ये जावा बाइट कोड ऑप्टिमाइज होता है इस तरीके से, क्योंकि ये कॉलमनर बेस्ड होता है। तो कॉलमनर बेस्ड का मतलब है कि ये डेटा रीड करता है कॉलमनर वाइज, बाय डिफॉल्ट पार्के कंपैटिबल होता है, ठीक है। और ये एक बार में एक ही रो रीड नहीं करता है, ठीक है। एक बार में जब ये एग्जीक्यूट करता है तो बैच पूरा उठाता है, सारे रिकॉर्ड का मतलब बैच रीड करता है, ठीक है। तो इस तरीके ये ऑप्टिमाइज्ड क्यों होता है, इस वजह से मैं बताया हूं कि ये तो कॉलमनर बेस्ड होता है, तो रीड करता है कॉलम वाइज नॉट रो वाइज। और दूसरा ये है कि ये एक बार में बैच ऑफ रिकॉर्ड्स उठाता है। तो ये ऑप्टिमाइज्ड हुआ। ये था आइडियल थिंग, मतलब कैसे स्पार्क पाइस्पार्क का कोड रन होता है। अब हम चलते हैं कि यूडीएफ आने से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यूडीएफ आने से प्रॉब्लम यही है कि जब भी आप यूडीएफ को लिखिए कि भाई ये डेटा फ्रेम है
और इस डेटा फ्रेम में से हमको वो सारा रिकॉर्ड निकाल के दो जो फिबोनाची सीक्वेंस नंबर पे आता हो। तो आप क्या करोगे, डेफ क्रिएट करके फिबोनाची एक फंक्शन बनाओगे और ये फंक्शन फिर अप्लाई करोगे किस पे, सारे रिकॉर्ड्स पे, और आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सा फिबोनाची सीक्वेंस पे आ रहा है। तो चूंकि पाईस्पार्क के पास कोई इनबिल्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं, तो आप पाइथन में लिखोगे इसको। तो होगा क्या, जब भी आप लिखे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फिबोनाची से, ठीक है, मतलब आप यूडीएफ बनाओगे और यूडीएफ इंपोर्ट करके आप इसको फिबोनाची फंक्शन को एक यूडीएफ बनाओगे और यूडीएफ बनाने के बाद इसको अप्लाई करोगे एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पाईस्पार्क के कोड में। तो क्या होगा, लॉजिकल प्लान तो बन जाएगा, ठीक है। लॉजिकल प्लान के बाद जब कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर इस पे आएगा तो जावा वर्चुअल मशीन को ये समझ नहीं आएगा कि ये है क्या ये, क्योंकि ऐसा लाइब्रेरी तो है नहीं। अल्टीमेटली तो क्या था, जावा का ही लाइब्रेरी था, उसके ऊपर रैपर किया गया है, तो पाईस्पार्क का लाइब्रेरी बनता है। तो जावा को समझ में आएगा नहीं जेवीएम को, तो वो क्या करेगा, वो सारा ऑप्टिमाइजेशन वही रुक जाएगा, क्योंकि अगर उसको समझ में आता तो जाके वो ऑप्टिमाइज करता। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस आपका स्किप करेगा और सीधे फिर फिजिकल प्लान बनेगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। तो एक तो कौन सी ये हो गया कि ऑप्टिमाइजेशन आपका नहीं हो पाएगा अगर आप यूडीएफ डिफाइन करते हो तो, ठीक है, तो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया। तो अब होगा क्या, अब जब ये जेवीएम है ना, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटर पे जावा वर्चुअल मशीन तो इंस्टेंस रन करता ही है, एट द सेम टाइम वो पाइथन इंस्टेंस रन करेगा। और ये क्या होगा, अब ये कोड को भेजेगा इसको कि भाई ये यूटीएफ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम रिजॉल्व करके दो। तो पाइथन का जो इंस्टेंस है ना, ये इसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जावा वर्चुअल मशीन और ये पाइथन इंस्टेंस आपस में कम्युनिकेट करेगा और इस कोड को, ये जो कोड था उसको पहले पिकल फाइल में चेंज करेगा, पिकल या एरो फाइल में, ठीक है, इसको चेंज करके पाइथन को देगा। फिर पाइथन इस चीज को बोलते हैं सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। तो पहले ये सीरियलाइज किया डॉट पिकल फाइल में, फिर पाइथन भैया क्या करेगा, डीसीरियलाइज करेगा और ये एग्जीक्यूट करके फिर रिजल्ट वापस इसको देगा, मतलब रिजल्ट वापस देगा तब ये डीसीरियलाइज करेगा, ठीक है। तो इसका कौन सी यही है कि सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन का ओवरहेड आता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का ओवरहेड आता है। अगर आप, तो इस वजह से जो है हम लोग यूडीएफ नहीं यूज करना चाहिए, अगर बहुत रेलेवेंट हो या बहुत नेसेसरी हो तब जाके, ठीक है। अब वही है कि ये फिर रो बाय रो क्या करेगा, इस पे अप्लाई करेगा। तो रो बाय रो जो एग्जीक्यूशन है, रो बाय रो, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारे पास ऑप्टिमाइज जावा बाइट कोड था, जो कि मतलब पाईस्पार्क का लाइब्रेरी अगर हम लोग यूज करेंगे जैसे विथ कॉलम या फिर सेलेक्ट और इस तरीके का, तो अल्टीमेटली वो जावा ऑब्जेक्ट्स में चेंज होता है और जावा ऑब्जेक्ट्स को आसानी से ऑप्टिमाइज भी किया जाता है बाय कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, और जावा बाइट कोड बनता है। और जावा बाइट कोड जो होता है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है क्योंकि वो कॉलमनर बेस्ड होता है। कॉलमनर बेस्ड हम उसको मतलब रीड करेंगे डेटा को कॉलम वाइज और प्रोसेस करेंगे बैच वाइज। पर यहाँ तो यही फेल कर गया, पाइथन का था, ना ही ऑप्टिमाइज्ड हुआ, ना ही ऑप्टिमाइज जावा बाइट कोड बना। वो क्या करेगा फिर भैया पाइथन इंस्टेंस के साथ जेवीएम आईपीसी के थ्रू आईपीसी कॉल करेगा, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन होगा, ये सीरियलाइज करके पिकल फाइल में पाइथन इंस्टेंस को देगा, पाइथन इंस्टेंस क्या करेगा, फिर इसको डीसीरियलाइज करेगा और फिर पाइथन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। गॉट इट। तो इससे ये जो है मतलब पाइथन इंस्टेंस खुद रन करेगा और उसके बाद वो रिजल्ट को भेजेगा जेवीएम के पास। तो ये यही दिक्कत करता है, और रो बाय रो ये एग्जीक्यूट करेगा, एक एक रो बाय रो जाएगा। तो यही कौन सा, यही ओवरहेड है, ठीक है। अगर आप यूडीएफ यूज करते हो तो आई गेस यहां तक क्लियर होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हो कि कैसे एक्चुअल में जब आप कोड लिखते हो तो कैसे अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान बनता है, फिर
रिजॉल्व लॉजिकल प्लान बनता है। जब आप जब आप कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तब नहीं बनता है। एट द सेम टाइम तब अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान और रिजॉल्व लॉजिकल प्लान ही बनता है। जब एक्शन हिट करते हो तो ऑप्टिमाइजेशन, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर आता है पिक्चर में, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज करेगा आपको और ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान देगा, ओएलपी, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान बनेगा फिजिकल प्लान में। फिजिकल प्लान का मतलब कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जावा सोर्स कोड में चेंज होगा और जावा सोर्स कोड फिर क्या होगा, जावा बाइट कोड में बनेगा, ठीक है। कंपाइल करके, मतलब कंपाइल होता है रन टाइम पे ही, जिट नाम का कंपाइलेशन होता है, जावा जिट कंपाइलेशन होता है जो रन टाइम पे ही इसको कंपाइल करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कंपाइल होता है जिट के थ्रू और ये जावा बाइट कोड फिर जेवीएम से रन होगा, ठीक, और हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये था ओवरऑल प्रोसेस। पर यहीं पे यूडीएफ हमारा फेल कर जाता है। यूडीएफ को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में कि यूडीएफ क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तो आपको पूरा एकदम प्लान क्लियर होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पाइथन पे रिटर्न है। पाइथन पे रिटर्न है तो जावा को कैसे समझ में आएगा पाइथन को ऑब्जेक्ट, पाइथन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप लिखिए तो जावा को नहीं समझ में आएगा, तो पाइथन से बात करेगा, पाइथन इंस्टेंस। हाँ, पाइस्पार्क का कोड आप लिखते क्योंकि वो रैपर है। वो क्या है, रैपर है किसके ऊपर, जावा के ऊपर रैपर है, तो फिर वो समझ में आएगा इसको। मैंने वही बताया था कि अब जावा और स्केला जो है वो एक दूसरे में इंटर ऑपरेबल होता है, वो एक दूसरे में कंपैटिबल होता है। इसी वजह से हम देखे, क्योंकि स्पार्क जो है स्केला पे लिखा है, पर तो भी हमारे पास स्पार्क का इंटरनली कैसे रन होता है, जेवीएम मशीन पे रन होता है। क्यों, क्योंकि स्केला का जो कोड है वो इवेंचुअली जावा में चेंज होता है, मीन्स वो जावा के ऑब्जेक्ट्स और लाइब्रेरीज और मेथड्स को यूज कर सकता है, जावा क्लास को यूज कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको पिक्चर अभी क्लियर होगा। आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछे इस तरीके से तो आपको प्रॉपर क्लियर पिक्चर होना चाहिए कैसे होता है एग्जीक्यूशन हर एक का और कहाँ फेल करता है यूडीएफ। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ न्यू टॉपिक्स को लाएंगे। सो टिल दैट टाइम प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। से मैं कुछ प्रॉब्लम्स लाते रहूंगा और ये इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।